हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं उन सभी की चर्चा हम करेंगे। हमने आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 और 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। अमलगम क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। तो वो धातु कौन सी है? वो होती है आपकी पारा। कौन सी होती है? पारा। जिसे और क्या कहते हैं? जिसे और कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। और क्या कहते हैं? पारद। और इसका प्रतीक क्या होता है? Hg। ठीक है, तो अमलगम क्या है? अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु है। ठीक है, ये बनती किससे है? ये बनती है पारा प्लस अन्य तत्व। ठीक है, अब बात आती है मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है या फिर धातु प्लस अधातु के समांगी मिश्रण से बनी होती है। कैसे मिश्रण से? समांगी मिश्रण से बनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की अमलगम। अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु है जो पारा प्लस अन्य तत्वों से मिलकर बनी होती है। यानी इसमें एक तत्व तो फिक्स है, एक धातु फिक्स है पारा, और इसके साथ जब कोई अन्य तत्व जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं अमलगम। फिर अब बात आती है मिश्र धातु की। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को या फिर धातु प्लस अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अब आपको कुछ प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और वो किनसे मिलकर बनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बात कहूं स्टील, ठीक है, स्टील या जिसे हम कहते हैं इस्पात। इस्पात किससे मिलकर बना होता है? तो इस्पात बना होता है लोहा प्लस निकेल या फिर क्रोमियम। ठीक है, लोहे के साथ निकेल भी हो सकता है और लोहे के साथ क्रोमियम भी हो सकता है। उससे बनती है आपकी मिश्र धातु स्टील या इस्पात। फिर बात आती है पीतल की। पीतल भी मिश्र धातु है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है आपके कॉपर प्लस जिंक से, कॉपर और जिंक के मिलने से। फिर बात आती है आपके कांचा की। किसकी बात आती है? कांचा। ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है आपके कॉपर और टीन से। ठीक है, फिर बात आती है आपके सोल्डर की। तो जो सोल्डर मिश्र धातु है ये बनी होती है आपके लेड पीबी, लेड प्लस टीन की। ये तीनों कंफ्यूज वाले हैं। देखो, पीतल कॉपर प्लस जिंक, कांचा कॉपर प्लस टीन और सोल्डर लेड प्लस टीन। ठीक है, और अमलगम आपको पता ही है पारा प्लस अन्य तत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो वो है आपका गोल्ड, सोना। ये ऑक्सीजन के साथ किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? यानी विद्युत का सबसे अधिक सुचालक कौन है जिसमें विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से होता है? तो वो होती है आपकी चांदी, जिसे बोलते हैं Ag। ठीक है, Ag यानी सिल्वर। अब आप प्रश्न करोगे कि तो सर जो तार होते हैं वो चांदी के क्यों नहीं बनाते? तो पहली बात है कि चांदी कैसी है? महंगी है। ठीक है, और दूसरी इसके चोरी होने का डर रहता है। इस वजह से जो विद्युत तार होते हैं वो चांदी के नहीं बनाए जाते, बल्कि किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक सुचालक कौन है? चांदी है। उसके बाद कौन है? आपका कॉपर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? क्या बोला है कि जो बॉक्साइट है वो किस धातु का सबसे प्रमुख अयस्क है, यह आपको बताना है। तो जो बॉक्साइट है वो सबसे प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का।
किसका है? एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन उपधातु है? आपको बतानी है उपधातु कौन है, वो आपको बतानी है। अब सबसे पहले आपको उपधातु की परिभाषा आनी चाहिए कि उपधातु होती क्या है। तो ऐसी वस्तुएं जो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म को दर्शाती है, जो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म को दर्शाती है, ऐसे क्या कहते हैं? ऐसी धातु को हम उपधातु के नाम से जानते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें जो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्म को प्रदर्शित करती है, उसे उपधातु के नाम से जाना जाता है। और यहां पर जो उपधातु है वो है आपकी Sb। कौन सी है? Sb। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध सोना होता है, उस शुद्ध सोने को किससे व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट गोल्ड से। कैसे किया जाता है? 24 कैरेट गोल्ड से उसे व्यक्त किया जाता है। यानी अगर कोई सोना शुद्ध है तो हम कहेंगे कि ये पूरा क्या है? 24 कैरेट सोना है, जो कि एकदम शुद्ध होता है। और शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण बनाने के अंदर नहीं किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये क्या होता है? काफी नरम हो जाता है। ठीक है, और इस वजह से यह आसानी से टूट जाता है, और इस वजह से इसमें क्या मिलाई जाती है? अशुद्धियां। और उसके बाद इसमें किसी अन्य धातु को मिश्रित करके इसे क्या बनाया जाता है? इसे कठोर बनाया जाता है। अब बात आती है, अभी मैंने बताया कि उपधातु, तो उपधातु के कुछ उदाहरण भी आप देख लो कि उपधातु होती कौन कौन सी है। तो उपधातु की परिभाषा क्या थी? कि वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उपधातु। जैसे उदाहरण की बात करें, बोरॉन। बोरॉन आपकी क्या है? उपधातु है। ठीक है, इसके अलावा होती है सिलिकॉन। ठीक है, इसके अलावा कौन सी होती है? जर्मेनियम। ठीक है, इसके अलावा कौन सी होती है? ऑर्सेनिक। ठीक है, इसके अलावा कौन सी होती है? एंटीमनी। ये एंटीमनी का ही प्रतीक है। और उसके बाद होती है टेल्यूरियम। ठीक है, मुख्य रूप से 6 उपधातु आवर्त सारणी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक और टेल्यूरियम। आगे बढ़ते हैं। पीतल है। अभी मैंने बताया था पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल क्या है? पीतल एक प्रकार की आपकी मिश्र धातु है। अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सबसे जो नरम धातु होती है, जो कि एक अपवाद है, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। लेकिन अपवाद है वो है लिथियम, ये नरम होती है। इसके अलावा होता है आपका सोडियम Na, और इसके अलावा होती है आपकी पोटेशियम K। ये 3 धातु क्या है? अपवाद है, यानी ये धातु होती है वो भी कैसी होती है? नरम होती है। बाकी जितनी भी धातु होती है वो सब कैसी होती है? वो सब कठोर होती है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है जो आयनों से मिलकर बना है? तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaCl2, Ca2 प्लस Cl2 माइनस। ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है जो आयनों से मिलकर बना हुआ है। अगला, निम्न में से कौन उपधातु है? आपको क्या बताना है कि अधातु। निम्न में से अधातु कौन सा है? तो देखो, फेरस यानी लोहा धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, और ये आपका Au। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी आपकी धातु है। तो आपकी वो अधातु कौन सी है? अधातु है आपकी कार्बन। कौन सी है? अधातु है आपकी कार्बन। आगे, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु। तो सक्रियता श्रेणी के अंदर जो हाइड्रोजन के ऊपर के जो धातु हैं, वो जो धातु होती है वो क्या करती है? वो अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या करती है? अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो जो धातु के परमाणु होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। अगला, धातु के ऑक्साइड। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारकीय, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं अम्लीय। ये आपको ध्यान रखना है कि धातु के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अयस्क से
चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी है? तो देखो, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धि है, यानी जिनके अंदर चुंबक के गुण मौजूद है, तो फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उन चुंबकीय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अगला, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका जो सांद्रण किया जाता है वो किया जाता है फैन पलवन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? फैन पलवन विधि के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातु है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। अगला, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कॉपर का जो निष्कर्षण है वो मुख्यतः आमतौर पर कॉपर पाइराइड से किया जाता है और उसका सूत्र है CuFeS2। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो अगर कोई अधातु है तो उसके परमाणु का जो बाह्यतम शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो सामान्यतः होती है 4 या फिर 5 या 6 या 7 या 8 होती है। ठीक है, यह आपको काफी ध्यान रखना है। अगला, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो जो साधारण गंधक है वो S8 सल्फर अणु के रूप में पाया जाता है। अगला, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है P4। अगला, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? अम्लराज आपका एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें HCl और HNO3, ठीक है, 3:1 में मिले होते हैं। ठीक है, और इस अम्लराज या जिसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया, क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया। ठीक है, अब इस अम्लराज के अंदर होता क्या है कि HCl और HNO3, ठीक है, HCl और HNO3 इनका क्या होता है? 3:1 के अंदर क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या करते हैं कि जो आपकी कोई धातु होती है, इस धातु को जब इसके अंदर डाला जाता है तो होता क्या है कि वो धातु होती है वो इसके अंदर क्या हो जाती है? गल जाती है। क्या हो जाती है? जो धातु है वो इसके अंदर गल जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर जो कई सारे लोग होते हैं वो आते हैं कि हम आपके आभूषणों को चमका रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो करते क्या है? उनके पास यही एक्वा रेजिया का यानी अम्लराज का घोल होता है, उसके अंदर वो आभूषण को डाल देते हैं, जिसकी वजह से आभूषण के ऊपर जो धातु लगी होती है वो धातु उसके अंदर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। क्या हो जाती है? वो धातु पिघल जाती है और ऐसी स्थिति में वो धातु चमकने लगती है, लेकिन उसके ऊपर की जो मूल धातु होती है वो उसके अंदर गल जाती है और वो लोगों को ठगी करके क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। तो ये आपके गांव में या आसपास कभी भी अगर ऐसे व्यक्ति आए जो बोल रहे हैं कि हम अपने आभूषणों को चमका देंगे, ये कर देंगे, तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो इसका दूसरा नाम क्या है? इसी को कहते हैं अम्लों का राजा। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। ठीक है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों 3:1 के अंदर मिले होते हैं। अगला है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो सामान्यतः जो अधातु है वो क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव। वो कौन सी धातु होती है? अधातु होती है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है वो अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव होती है। अगला, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था कि सीसा और टीन की जो मिश्र धातु है उसे बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो जो तत्व है वो है आपका Au। कौन सा है? Au। ठीक है, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये Au नहीं होगा, सॉरी, ये क्या है? ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। और सबसे अधिक कौन है? तो अधिक होता है आपका, इसमें से देखो जो सोडियम नहीं दिया हुआ है, मैं इधर सारणी बना लेता हूं। सबसे पहला होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है आपका फेरस, उसके बाद होता है Pb लेड, उसके बाद होता है हाइड्रोजन, उसके बाद होता है Cu, उसके बाद होता है Hg, और उसके बाद होता है Aq, और उसके बाद होता है आपका Au। ठीक है,
तो इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो वैसे तो सबसे अधिक कौन होता है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम भी इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें कौन सा दिया हुआ है आपका? Cu, कॉपर। तो यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। ठीक है, अब ये आपको जो अभिक्रियाशीलता की जो सारणी है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता क्या होती है? वैसे वैसे अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक है, तो जो आपका Au है जो सबसे नीचे है ये सबसे लास्ट में होता है। Au का मतलब किससे है? गोल्ड से। ठीक है, यानी सोने की जो सबसे अभिक्रियाशीलता है वो सबसे कम होती है और सबसे अधिक होती है के यानी पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद कैल्शियम की, उसके बाद मैग्नीशियम की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, AQ और AU यानी कि गोल्ड की। ये आपको क्रम आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है यानी बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है? तो वो होगा आपका प्लास्टिक, सॉरी कौन सा है? अति ज्वलनशील जो शीघ्र ही आग पकड़ लेता है तो वो होता है श्वेत फास्फोरस। इसी वजह से सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस इनको केरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? बहुत ही अधिक ज्वलनशील होते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं। अगला, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो जो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है इसके अंदर जो आपकी अशुद्ध धातु होती है उस अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, वो बनाया जाता है एनोड। क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो अभी मैंने बताया सबसे कम कौन है? Au यानी गोल्ड, और सबसे अधिक कौन है? आपकी पोटेशियम। ठीक है, के। अगला, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो जो वल्कनीकरण की प्रक्रिया होती है जिसकी व्याख्या हमने चैप्टर के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ी थी, तो उस वल्कनीकरण की प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि प्राकृतिक रबर के साथ में मिलाया जाता है आपके साधारण गंधक को। इसको मिलाया जाता है? साधारण गंधक को मिलाया जाता है। अगला, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कमरे के तार पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तार पर जो मरकरी होती है वो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी ये एक प्रकार का धातुओं के अंदर अपवाद है। अगला, व्यवसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। सूत्र क्या है? Al2O3 2H2O। काफी इंपॉर्टेंट है, आप रख लेना। अगला, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है और वह यौगिक क्या कहलाता है? तो उस यौगिक को कहते हैं धातुमल। क्या कहते हैं? धातुमल। अगला, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? उसकी अपर रूपता। यानी जब किसी एक तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक रूपों के अंदर दिखाई देते हैं तो उसे उस तत्व की अपर रूपता कहा जाता है। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो सदैव होती है विद्युत धनात्मक। अगला, लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं यसद लेपन या कहते हैं गैल्वेनीकरण। यसद लेपन या गैल्वेनीकरण। ठीक है, अगला, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को। सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। ये होता है जिप्सम का, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CoSO4 हाफ H2O। ठीक है, विरंजन सूत्र का सूत्र होता है CaOCl2 और चूना पत्थर का सूत्र होता है CaOH2। ठीक है, ये आपको सूत्र अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही है कि सबसे अधिक मैग्नीशियम की होगी, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद जिंक की और उसके बाद फेरस की। अभी मैंने क्रम बताया था। ठीक है, आप उस क्रम को क्या करना है? आपको उस क्रम को अच्छे से रट लेना है कि कौन सी धातु सबसे ऊपर आती है और कौन सी धातु सबसे नीचे आती है। ठीक, आगे, एंक्वा रेजिया के किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और HNO3
ये किस अनुपात में मिले होते हैं? 3:1 में, जिसे हम कहते हैं अम्लराज। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो अपने शुद्ध रूप के अंदर धातु की जो सतह होती है वो होती है आपकी चमकदार। कैसी होती है? धातु की जो सतह है वो अपने शुद्ध रूप के अंदर चमकदार होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तन्यता। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? कि किसी धातु को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है, उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और किसी धातु को खींच कर या कूट करके पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता है उसे बोलते हैं तन्यता। अगला, किसी धातु को कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी धातुएं जो कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। अगला, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो वो है आपकी सोना। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी कैसी होती है? चमकीली होती है। तो वो है आपकी आयोडीन। ये अधातु होते हुए भी कैसी होती है? चमकीली होती है। अगला, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो कौन सा है? हीरा, जो कि कार्बन का एक अपर रूप है। अगला, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एथोडीकरण। क्या कहते हैं? एथोडीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके चैप्टर 3 धातु और अधातु के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।